राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक पिता और उसके बेटों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में सोनलाल अपने 3 बेटों, एक बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहता था। धीरे धीरे सोनलाल के तीनों बेटे शादी लायक हो गए थे। सोनलाल ने अच्छा लड़कियां देखकर तीनों बेटों की शादी कर दी और अपनी बेटी की भी शादी उसने अच्छा घरवर देखकर तय कर दी। समय से चारों बच्चों को जो सोनलाल ने घर बसा दिए थे और अपनी पत्नी सौंदई के साथ रहता था। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पैसे की तो कोई भी कमी नहीं थी। तीनों बहुएं घर में आ गईं, लेकिन तीनों बेटे और बहुओं की आपस में पटती नहीं थी, इसलिए उन्होंने बंटवारे का फैसला कर लिया। सोहनलाल बेचारा चुप देखता रहा। सोहनलाल ने बंटवारे में सुई तक का हिसाब कर दिया और तीनों बेटे अपने अपने घर बसाकर बैठ गए। सोहनलाल और उसकी पत्नी दोनों अकेले रह गए। तीनों बेटों में से किसी ने भी उन्हें अपने पास नहीं रखा। सोहनलाल की पत्नी खुद ही खाना बनाती और दोनों खा लेते। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। तीनों बेटों का हिसाब करने के बाद भी दोनों पति पत्नी आराम से अपने जीवन को चला सकते थे। इतना पैसा उनके पास था। कमी थी बस इतनी सी कि उनसे बोलने वाला कोई नहीं था। सुबह सुबह सोहनलाल और उनकी पत्नी सौंदई मंदिर चले जाते थे। दोपहर में मंदिर के जब पट बंद होते तब वापस अपने घर आ जाते। 12 बजे से 2 बजे तक बुढ़िया सौंदई खाना पीना और चौका बर्तन करते करते उसे आराम से 4 बज जाते। फिर 4 बजे से 7 बजे तक दोनों पति पत्नी जो फिर मंदिर चले जाते। मंदिर में वो कोई पूजा करने नहीं आते थे, बस अपने घर गृहस्थी की बातें करते। सोहनलाल हमेशा अपनी पत्नी सौंदई से कहता कि सौंदई, भले ही तू मुझसे एक दिन पहले मरना, लेकिन मुझसे पहले मर जाना। अगर मेरे बाद तू मर गई तो तेरी औलादें तेरी बहुत बुरी दशा कर देंगी। अपनी घर गृहस्थी की बातें आपस में करते। उनके 3 बेटे और उन तीनों बेटों के 4-4 औलादें थीं, पर सोहनलाल और सौंदई के लिए सब बेकार ही थे। एक दिन बुढ़िया रात को सोई तो फिर कभी नहीं उठ सकी। सोहनलाल ने बहुत आवाजें लगाईं, तब तीनों बहू बेटे नीचे उतर कर आए। सोहनलाल ने कहा कि देखो, तुम लोगों की अम्मा अब नहीं रही। बड़ी बहू बोली, पिताजी और कितना जिंदा रहती, 90 की तो हो गई थी। इस उम्र में भी ना जाती तो कब जाती। सोहनलाल ने बेटो बहुओं से कहा, तो थोड़ा सा रो तो लो, तुम लोग भरा पूरा परिवार है। पर तुम लोगों की किसी की भी आंख में एक आंसू नहीं है। तभी बीच वाली बहू बोली, पिताजी रोना नहीं आ रहा तो कहां से रो लें, हमसे जबरदस्ती तो रोया नहीं जाएगा। सोहनलाल ने कहा, 4 लोग इकट्ठा होंगे, अभी तो लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा परिवार है पर मां को रोने वाला एक भी नहीं है। सोहनलाल ही दुखी होकर खूब रोया और उसके रोने पर पोते पोतियों और बहू बेटों ने उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। 13वीं में सोहनलाल ने खूब ब्राह्मण भोज कराया और खूब दान भी दिया, पर तीनों बेटों ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी सब अम्मा पर ही लुटा दोगे, कुछ अपने मरने के बाद का भी इंतजाम करके रखो। हम लोगों पर इतना पैसा नहीं है कि आपके मरने पर लुटा सकें। सोहनलाल कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुनता रहा। 3 दिन भी नहीं बीते थे कि सोहनलाल भी नहीं रहे। 3 दिन अपने कमरे में 3 दिन से मरे पड़े हुए थे। किसी को पता ही नहीं चला। पता भी भला कैसे चलता, कोई उनके कमरे में ना तो कोई जाता था और ना ही कोई आता था। बुढ़िया के मरने के बाद सोहनलाल से किसी ने एक गिलास पानी तक के लिए भी नहीं पूछा था। एक दिन मंदिर का पंडित दोपहर में आया और बड़ी बहू से पूछा, बाबूजी 4 दिन से मंदिर नहीं आ रहे, उनकी तबीयत तो ठीक है ना।
बड़ी बहू ने उनका कमरा खोला तो बहुत तेज दुर्गंध आई। पंडित जी ने कहा, लगता है बाबूजी को मरे हुए तो 3-4 दिन हो गए हैं। पूरे शहर में पंडित ने तो डिंडोरा पीट पीट कर कह दिया कि सोनलाल को मरे हुए 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन बहू बेटों ने देखा तक नहीं। पंडित जी के इस तरह कहने से यह बात पूरे गांव में और आसपास के इलाकों में फैल गई, क्योंकि सोनलाल का शरीर भारी था। एक तो वे भारी भरकम थे, दूसरा उनके कमरे से बहुत बास आ रही थी। उनके तीनों बेटे कमरे में जाने को तैयार नहीं थे। सभी परिवार के लोग रुमाल से अपने मुंह को ढककर खड़े थे। बड़े पोते ने कहा, यार दादाजी 3 दिन से मरे पड़े हैं, तो क्या बता नहीं सकते थे कि मैं मरने जा रहा हूं? तभी सड़क पर नगर पालिका का जमादार जो बीच वाले लड़के को दिख गया। उसने उस जमादार से कहा कि जरा ननकू इधर आओ। ननकू आया तो कहने लगा, ननकू बाबूजी की कुर्सी को जो जरा बाहर घसीट ला। ननकू ने कहा, साहब बहुत बास आ रही है कमरे में, मैं तो 1000 रुपये लूंगा। 1000 का नाम सुनते ही तीनों लड़के मुंह बना बनाकर अलग हट गए। तभी समाज के लोगों ने घर के बाहर भीड़ लगानी शुरू कर दी। सोनलाल का बड़ा नाम था, आसपास के इलाकों में फैला हुआ था। बड़े आदमी भी थे, क्योंकि पैसे धीले की कोई कमी नहीं थी। इसलिए पूरा शहर ही कुछ देर में इकट्ठा हो गया। सबके दुख सुख में वे साथी रहते थे। जिसने भी सुना वही सोनलाल की मौत पर शोक जताने के लिए चल पड़ा। बाहर की हलचल देखकर घर वालों ने सोचा, अब तो बदनामी हो जाएगी। अगर एक भी बाहर का आदमी अंदर आ गया तो। बड़े पोते ने अपना दिमाग लगाया और उसने जुगाड़ लगाया कि एक बड़ी रस्सी का फंदा बनाकर जो दादाजी की कुर्सी में फंसा दिया, और उस फंदे ने कुर्सी के साथ साथ सोनलाल के शरीर को भी जकड़ लिया था। अब आसानी से तीनों लड़के और सोनलाल के पोते उस कुर्सी को घसीटते हुए बाहर खुले आंगन में ले आए। इसी बीच सोनलाल की तीनों बहुएं रूम फ्रेशनर लेकर सोनलाल के कमरे में छिड़काव करने लगी। उसी के साथ साथ अम्मा जी की अलमारी भी उन्होंने खोल दी। तो इन्होंने मिलकर लूट खसोट चालू कर दी। अम्मा जी के जेवर का डिब्बा भारी भरकम था, साथ में 4.5 लाख नगद भी निकल आए। तीनों लोग धक्का मुक्की कर रही थी कि बाहर खड़े लड़के अपनी अपनी पत्नी से कह रहे थे, धक्का मार और अपने कब्जे में सारा सामान ले ले, धक्का मार, इससे पहले कि यह ले तू ले ले। धक्का मारने में जेवर और 4.5 लाख रुपए जमीन पर गिर गए। जमीन पर जगह जगह सोनलाल ने मलमूत्र त्याग रखा था। शायद वो कमजोरी की वजह से बाथरूम तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। नोटों में भी मल लग गया, लेकिन उन तीनों औरतों की छीना झपटी बंद नहीं हुई। जिसके हिस्से में जो आया उसने वही बटोर लिया। आंगन में सोनलाल को कुर्सी से नीचे पटक दिया, फिर बॉडी परफ्यूम का छिड़काव चारों तरफ करके पूरा परिवार चारों तरफ से उनको घेर कर बैठ गया। बाहर तक आवाज चली जाए इसलिए तीनों औरतें घूंघट की आड़ में चीखने लगीं, अरे पिताजी, कुछ दिन तो सेवा करा लेते, बहुओं से इतनी भी क्या जल्दी थी। अभी तो अम्मा जी को 1 महीना भी नहीं हुआ। पिताजी, अरे पिताजी, अभी तो अम्मा जी ठीक से पहुंच भी नहीं पाई होंगी, अभी तो रास्ते में ही होंगी, और आप भी हमें छोड़कर चले गए। बड़े पोते ने अपनी माँ से कहा, मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम सोचिए तो, आप क्या बोल रही हैं? बड़ी बहू ने अपना घूंघट उठाकर लड़के की तरफ देखकर बोला, चुप कर कमीने, पहले जाकर गेट तो खोल। लड़के ने गेट खोला तो बाहर से सभी लोग आंगन में आ गए। बाहर के लोगों का अंदर आते ही परिवार वालों ने घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए। अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च में बड़ी मुश्किल से तीनों ने अपने पैसे खर्च किए थे। 13वीं में भी सिर्फ लकीर पीटी गई थी।
अब तीनों परिवार अपने कार्यों में लग गए। पिता के द्वारा दिया गया व्यापार बड़े ही जोर शोर से निकल चला था। बड़े लड़के ने अपने तीनों बेटे और एक बेटी की शादी बहुत बड़े खानदानों में करी थी। सोनलाल के दो छोटे बेटे विदेशों में अपने बच्चों के साथ रहने लगे थे। वो कभी कभी ही भारत आते तो बड़े भाई के यहाँ ना रुककर होटलों में रुकते थे। आपसी मतभेद तो था, पर समाज को दिखाने के लिए सब एक थे। अब तो छोटे भाइयों ने आना जाना भी बंद कर दिया था। जब तक बच्चों के शादी ब्याह होता रहा तब तक आना जाना बना हुआ था। सोनलाल का बड़ा बेटा बहू भी अपनी उम्र के 60 वर्ष पूरे कर चुके थे। तीनों लड़कों के पिता का बिजनेस जो संभाल रखा था। सोनलाल का बड़ा बेटा ओमदेव अब बीमार रहने लगा था। उसके बेटे आपस में झगड़ा करने लगे तो ओमदेव ने तीनों का बंटवारा कर दिया। कुछ धन अपने पास रखा कि कभी कभी बेटी आती है तो उसको देने के लिए लड़कों से मांगना नहीं पड़ेगा। ओमदेव का बहुत बड़ा घर था। उसी में तीनों बेटे और खुद की पति पत्नी रहते थे। घर अभी भी ओमदेव के नाम ही था। दोनों छोटे भाइयों को पैसा देकर घर ओमदेव ने अपने नाम करा लिया था। किसी बात को लेकर ओमदेव के तीनों बेटों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। शुरू में ओमदेव और उसकी पत्नी छोटे बेटे के साथ रहते थे और वहीं पर भोजन करते थे। एक दिन छोटी बहू ने ऐसा ताना मारा कि ओमदेव और उसकी पत्नी को बीच वाले लड़के के यहाँ भेजना पड़ा। ओमदेव का घर बहुत बड़ा था। उसमें तीनों बेटे और खुद दोनों पति पत्नी रहते थे। घर अभी ओमदेव के नाम ही था। दोनों छोटे भाइयों को पैसा देकर ओमदेव ने घर को अपने नाम करा लिया था। एक दिन किसी बात को लेकर ओमदेव के तीनों बेटे जो उन्होंने रसोई अलग कर ली। शुरू में ओमदेव और उसकी पत्नी छोटे बेटे के साथ भोजन करते थे। एक दिन छोटी बहू ने ऐसा ताना मारा कि ओमदेव और उसकी पत्नी को बीच वाले लड़के के यहाँ भोजन करना पड़ा, लेकिन वहां भी अधिक दिन उनकी खातिर नहीं हो पाई। तो अब बड़े बेटे का ही सहारा बचा था, तो दोनों पति पत्नी बड़े लड़के के साथ रहने लगे। अब चलने फिरने में ओमदेव और उसकी पत्नी को काफी दिक्कतें होने लगी, तो उनका भोजन उसी कमरे में आने लगा जिसमें कभी सोनलाल रहा करते थे। कुछ दिन तक तो बहू भोजन देने नीचे आती थी। बाद में यह काम नौकर करने लगा। जब नौकर गांव चला जाता तब ओमदेव और उसकी पत्नी को बहुत कष्ट होता था। बहू खुद कभी भी खाना देने नहीं जाती थी, बल्कि घर में एक पालतू कुत्ता था जो काफी वफादार और समझदार था। उसके गले में टिफिन टांग देती तो वह कुत्ता ओमदेव के कमरे में टिफिन पहुंचा देता। जब तक वो लोग भोजन नहीं कर लेते तब तक कुत्ता वहीं बैठा रहता। झूठा टिफिन जब तक ओमदेव की पत्नी कुत्ते के गले में नहीं टांगती तब तक वो एकटक उनको देखता रहता था। ओमदेव और उसकी पत्नी ने जब बेटे को बताया कि कुत्ता हम लोगों का भोजन लेकर आता है और बहू हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, तो बेटा गुस्से में बोला, मम्मी अपनी जुबान को कंट्रोल में रखकर बात किया करिए। वो कुत्ता नहीं है, मेरे बेटे जैसा है। हम दोनों के कोई बच्चा नहीं है, तभी तो हम उसे बेटा जैसा मानते हैं। आज के बाद कभी उसको कुत्ता नहीं कहना। थोड़े दिन में हम लोग उसके लिए उस जैसी ही एक कुतिया जो कि उसकी बहू बना कर लाएंगे और उसका विवाह करेंगे। इसलिए वो कुत्ता नहीं, आपका अपना पोता है, ऐसा आप समझिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कुत्ता नहीं, आपका पोता आपकी सेवा कर रहा है। इतना धमकाने के बाद उसका बड़ा बेटा ऊपर चला गया। ओमदेव की पत्नी था पीट कर कहने लगी,
अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब कुत्ते को ही पोता बनाना पड़ेगा। ओमदेव ने अपने बेटे बहू के बारे में जब अपनी बेटी को फोन करके बताया तो उसकी बेटी बहुत दुखी हुई कि उसके माँ बाप के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बेटियों को तो अपने माता पिता से बहुत हमदर्दी होती है। पर बेटी की भी मजबूरी ये थी कि वह एक संयुक्त परिवार की बहू थी, इसलिए अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकती थी। लेकिन वो अपने माता पिता से अक्सर मिलने जाया करती थी। आज रविवार था तो बेटी और दामाद दोनों ही ओमदेव से मिलने के लिए आ गए थे। जैसे ही बेटी ने कमरे में घुसी तो उसको अजीब सी बास आई और वह कहने लगी, पापा जी, ये कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से। तब ओमदेव ने कहा, बेटी, कुत्ते ने लैट्रिन कर रखी है 3 दिन से, पर तेरे भाई भाभी ध्यान ही नहीं देते। तेरी माँ न जाने कितनी बार कह चुकी है, पर ये लोग सुनते ही नहीं। मैं जरा भी खड़ा होता हूँ तो चक्कर आते हैं। तेरी माँ की भी सांस फूलती है, इसलिए यह भी ऊपर नीचे नहीं जा सकती। तभी गले में टिफिन लटकाए कुत्ता कमरे में आया और ओमदेव ने उसके गले से टिफिन निकालकर एक तरफ रख दिया। कुत्ता ओमदेव की बेटी के पास आ गया। तब तक वह दुम हिलाता रहा जब तक रचना का वह स्वागत करता रहा। दुम हिलाकर जब तक रचना ने उसके सर पर हाथ फेर कर उसको सहलाया नहीं। ओमदेव ने बताया, बस इसी तरह रोज हम लोगों का खाना आता है। अब जब तक हम लोग खाना खाकर टिफिन इसके गले में नहीं डाल देते तब तक यह यहीं बैठा रहेगा। अपने माता पिता की ऐसी दुर्दशा देखकर बेटी का कलेजा बैठ गया। यह सुनकर दिल भी उसका खूब रोया, पर आंखों के आंसुओं को बेटी इसलिए पी गई कि माता पिता उसे रोता हुआ देखेंगे तो उन्हें और ज्यादा दुख होगा। रचना ने कुत्ते से कहा, जब भाभी को बुला कर ला। रचना की बात सुनकर वो कुत्ता सरपट ऊपर भागा और थोड़ी देर में अपनी मालकिन का दुपट्टा मुंह में दबाकर मालकिन को घसीटता हुआ ओमदेव के कमरे में ले आया। अपनी ननंद को अचानक देखकर उसकी भाभी के होश उड़ गए और वह खिसियाते हुए बोली, अरे दीदी आप, और ननंद के पैर छूने लगी। रचना कहने लगी, बस करो भाभी, ये झूठा दिखावा ना करो तो ही अच्छा होगा। रचना ने अपनी भाभी को धमकाते हुए कहा, क्या तुम्हारे मायके में भी तुम्हारे माता पिता को कुत्ता ही खाना पहुंचाता है? रचना ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, थोड़ी बहुत शर्म है या बेचकर खा गई सारी की शर्म हया। इस कमरे में डॉगी की पोटी इतनी बदबू आ रही है, 3 दिनों से पड़ी है। जरा बैठकर देखो 5 मिनट। इस कमरे में तुम अपने सास ससुर के साथ ऐसा कर सकती हो? यकीन नहीं होता मुझे। तुम अच्छे परिवार की लड़की हो। भगवान ना करे कल को तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारी भाभी ऐसा करे जैसा तुम कर रही हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। वो अपनी ननंद की बातों को बहुत देर से बर्दाश्त करती रही। जब उसे लगा कि अब तो पानी सर से ऊपर आ रहा है तो वह कमरा छोड़कर भागने लगी। तभी कुत्ते ने उसके कुर्ते को अपने मुंह में दबाकर रोक लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो अर्चना से कह रहा हो कि इसको और 4 बातें सुनाओ। लेकिन वो अपना कुर्ता छुड़ाकर वहां से चली गई और अपने पति को 3 की 13 लगाकर बहन के खिलाफ भड़का दिया। उसके बाद बहन और भाई में काफी बहस हुई, पर नतीजा यह हुआ कि भाई ने धक्का मार के बहन को घर से बाहर निकाल दिया। ओमदेव ने अपने पास की जितनी भी जमा पूंजी थी वह सब कुछ बेटी को देकर ये कहा कि अपने ससुराल के नजदीक कोई किराए का मकान देख ले, हम लोग वहीं रहने लगेंगे। यह सब देख सुनकर ओमदेव का बेटा बोला, अभी के अभी निकलिए यहाँ से। ओमदेव ने कहा, मैं नहीं, तू निकल अभी का अभी मेरे घर से। ये घर आज भी मेरा है। जो मेरी और मेरी पत्नी की देखभाल करेगा उसी को इस घर में रहने का हक होगा। इतना शोर सुनकर ओमदेव के दोनों छोटे बेटे भी आ गए। सबसे छोटा बेटा बोला,
वाह पापा जी वाह, आपने तो दादा दादी की सेवा करके उन्हें निहाल कर दिया था। बेचारों की अर्थी तक उठाने में चंदा दिया था तुम तीनों भाइयों ने, और हम लोगों से उम्मीद करते हो कि हम लोग आपकी सेवा करें। इतना जलील होने के बाद रचना ने सारा जेवर और पैसा पिता के ऊपर फेंक दिया। सारा जेवर और पैसा जमीन पर बिखरा देख, जो कि कुत्ते की लैट्रिन में भी जो सन गया था। ओमदेव की तीनों बहुएं और बेटे उस पैसे और जेवर पर टूट पड़े। तीनों भाइयों और उसकी पत्नियों ने खूब घमासान हुआ। कुत्ते की पोटी सबके कपड़ों और मुंह पर लगी थी। तीनों भाई और उनकी पत्नियां एक दूसरे से कह रहे थे, धक्का मार धक्का मार। कुत्ते ने भौंक भौंक कर आफत मचा दी थी। रचना रोते हुए वहां से वापस अपनी ससुराल चली गई। जिसको जो रुपया जेवर मिला बटोर लिया, पर सबके मुंह पर कुत्ते की पोटी लगी थी और नाखूनों के खरोंच के निशान सबके चेहरों पर साफ नजर आ रहे थे। अब तक कुत्ता जो टिफिन दे जाता था वो भी बंद हो गया। ओमदेव और उसकी पत्नी कई दिन तक भूखे रहने लगे। पानी पीकर दोनों जिंदा थे। बूढ़े शरीर कब तक पानी पीकर जिंदा रहते। एक दिन ओमदेव की पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। जब लड़कों ने अपने पिता के रोने की आवाज सुनी तो सब के सब नीचे आ गए। ओमदेव अपनी पत्नी को पकड़ पकड़ के खूब रो रहा था और बेटे और बहुओं के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। ओमदेव रोते रोते बोला, अरे कोई तो मेरी बेटी रचना को फोन कर दो, कम से कम वही अपनी माँ के लिए रो लेगी। तुम लोग तो बड़े निर्दयी और कठोर हो। अपनी माँ की मृत्यु देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीज रहा। बड़ी बहू बोली, पिताजी आपको भी दादाजी ने यही कहा था, तुम लोगों की भी तो माँ मरी थी। दादाजी ने कहा था तुम्हारी माँ मरी है, रो लो। आप कितने रोए थे, हम लोगों से कुछ छिपा नहीं है। तीनों बेटों ने मिलकर अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया और अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए तीनों मुकर गए। बीच वाली बहू ने एक चिट्ठी लिखी, मैं तुलसी देवी पत्नी ओमदेव अपने मरने से पहले अपने शरीर को दान करना चाहती हूँ। मेरा जिला अस्पताल प्रशासन से निवेदन है कि मेरा मृत शरीर किसी भी घर वाले को अंतिम संस्कार के लिए नहीं दिया जाए। और नीचे उसने तुलसी देवी लिखकर उसके हस्ताक्षर कर दिए। पत्र पढ़कर सब खुश हो गए। सब उसको शाबाशी दे रहे थे। वाह मजली बहू, वाह कमाल कर दिया, 10-20 हजार रुपए बचा लिए तूने तो। ओमदेव अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया था। बेटे बहुओं ने अंतिम संस्कार में होने वाले खर्चे को बचाने के चक्कर में अपनी माँ के मृत शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया था। रचना को खबर भी नहीं की और ओमदेव रोता रह गया कि उसकी बेटी रचना को बुला दो, पर लड़कों ने एक नहीं सुनी। 10 दिन के बाद जब बेटी को पता चला उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही तो बेटी छटपटा कर रह गई। ओमदेव को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपने माता पिता के साथ क्या किया था। यह उसी का नतीजा है। ओमदेव अब एकदम अकेला पड़ गया। पत्नी के मरने के बाद वह और ज्यादा बीमार रहने लगा। बेटे बहुओं को जब फुर्सत मिलती एक कटोरे में सुबह शाम की बची रोटियों को एक कटोरे में तोड़कर उस पर दाल डालकर ओमदेव के कमरे की चौखट पर खिसका देते। ओमदेव खिसक खिसक के चौखट के पास जाता और बासी दाल रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता। कल तक शहर का सेठ कहलाने वाला ओमदेव की दशा भिखारियों जैसी हो गई थी। शरीर पर गंदे कपड़े, बढ़े हुए सफेद बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई, बड़े बड़े नाखून, नाखूनों में भरी गंदगी। ना जाने वो कितने दिनों से नहाया भी नहीं था। ओमदेव अगर अपने को शीशे में देखता तो शायद खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पाता। एक दिन रचना आ गई सुबह सुबह और उसने अपने तीनों भाइयों से कहा कि मैं पापा को अपने साथ लेकर जा रही हूँ।
लेकिन ले जाने से पहले पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा करके उनको बताना चाहती हूँ कि जिस पिता की जायदाद पर तीनों के तीनों बेटे ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हीं के पिता उन्हीं के घर में एक भिखारी से भी गई जिंदगी जी रहा है। बल्कि इसे जीना नहीं कहते, वो तो घुट घुट के मर रहा है। समाज को भी तो पता चले इस शहर के रईस बाप के रईस बेटे अपने बाप को कितना सुख चैन से रखे हुए हैं। रचना की खरी खोटी बातें सुनकर तीनों लड़कों की हालत खराब हो गई। रचना और उसके पति ने मिलकर ओमदेव को स्नान कराया, उसके कमरे की साफ सफाई करी और भाइयों को आगाह कर दिया कि या तो पापा आज से ऊपर तुम लोगों के साथ रहेंगे, नहीं तो मैं साथ में लेकर जाऊंगी। अगर मैं लेकर गई तो इस शहर को बता जाऊंगी कि जैसा भी अभी तुम लोगों को बता चुकी हूं। तुम तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों से सलाह मशविरा कर लो और आज शाम तक पापा के साथ मैं हूं। तब तक तुम सब शाम तक सलाह करके मुझे जो अपनी अपनी सलाह बता दो कि तुम लोग क्या चाहते हो। बहन के द्वारा दी गई चेतावनी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी लोग बहन के पास जाकर बोले, पापा हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग ही पापा की देख रेख करेंगे। ये कहते हुए बड़े लड़के ने ओमदेव को उठाया और सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। लड़की और दामाद उसी शाम अपने घर चले गए। 3 दिन ओमदेव के ठीक से गुजर गए। चौथे दिन सभी के प्लान के हिसाब से ओमदेव को पागल खाने छोड़ने जाना था। शहर के जो डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर, वे उनके फैमिली डॉक्टर थे। इसलिए बड़े बेटे ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मम्मी के जाने के बाद पापा कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, पूरे घर में उपद्रव कर रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, कपड़ों में गंदगी करते हैं और रात को उठ जाते हैं और कभी कभी किचन की गैस जला देते हैं और पूरी रात उसके सामने बैठे रहते हैं और कभी कभी पूरी रात साबुन से हाथ धोते रहते हैं। इतना ही नहीं, घर में डॉगी है, उसकी पेडिग्री भी खा लेते हैं जो डॉगी के खाने के लिए मंगाई जाती है। यह सब क्या है डॉक्टर साहब, मेरे पापा जी को क्या हो गया है? यह कहते कहते वो घड़ियालू आंसू बहाने लगा। डॉक्टर जो सिन्हा ओमदेव के पारिवारिक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि चलो मैं देख लेता हूँ। लड़का बड़ा बेटा कहने लगा, नहीं डॉक्टर साहब आप रहने दीजिए, आज सुबह से घर में 2 लोगों का सर फोड़ चुके हैं। आज सुबह ही मेरी पत्नी को सीढ़ियों से धक्का मार मार के नीचे गिरा दिया। वह तो गनीमत यह रही कि उसने अपने आप को संभाल लिया था। इतनी बुरी हालत है ओमदेव की और तुम मुझे अब बता रहे हो? डॉक्टर सिन्हा ने उससे कहा, अब तुम उनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में दिखा दो, मैं रेफर कर देता हूँ और तुम इनको आगरा ले जाओ। लड़के को तो यही चाहिए था। वह कहने लगा, मन से तो बहुत खुश था और दिखावटी कहने लगा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं पापा जी को वहां नहीं भेज सकता, वो कोई पागल थोड़े ही हैं। फिर यहाँ के लोग भी क्या कहेंगे कि बेटे ने पिता को पागल खाने भेज दिया। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, तुम्हें लोगों की परवाह है पर पिता की नहीं। जिस हिसाब से तुम ओमदेव की हालत बता रहे हो, उस हिसाब से तो ओमदेव पूरी तरह पागल हो चुका है। तुम लोगों की परवाह करना छोड़ो और आज ही उन्हें लेकर जाओ। अब बड़े बेटे के चेहरे पर जो चमक थी वह तो देखते ही बनती थी। वह किसी विजेता से कम नहीं थी और हो भी क्यों ना, डॉक्टर सिन्हा ने बातों का गोल्ड मेडल जो उसे दे दिया था। सभी लोग बहुत खुश हो गए। आज रात को ही ओमदेव को पागल खाने ले जाने के लिए तीनों बेटे और बड़ी बहू गाड़ी में ओमदेव के साथ बैठ गए। रास्ते भर ओमदेव अपने बेटों से अच्छी अच्छी बातें करते हुए जा रहा था। लड़कों ने ओमदेव को यही बताया था कि वो उसको दिल्ली इलाज कराने के लिए ले जा रहे हैं, पर जैसे ही आगरा आया वैसे ही बड़ी बहू बोली, ना दिल्ली ना बंबई, आपको पागल खाने में भर्ती कराने ले जा रहे हैं। बहुत तंग कर रखा है आपने, इसलिए। पागल खाने का नाम सुनते ही ओमदेव चिल्लाने लगा, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। जैसे कि हर पागल कहता है
कि मैं पागल नहीं हूं, पर उसकी वहां सुनता कौन। ओमदेव पूरी गाड़ी में छटपटाता रहा, पर जवान लड़कों के मजबूत हाथों ने बूढ़े शरीर को बिना ताकत लगाए ही रोक रखा था। गाड़ी पागल खाने के प्रांगण में खड़ी थी। ओमदेव तेजी से चिल्ला रहा था। बड़ा बेटा रिसेप्शन पर गया और डॉक्टर सिन्हा का पर्चा दिखाते हुए एडमिशन का फीस देकर आगे डॉक्टर के रूम में चला गया। थोड़ी देर में जो 3-4 वार्ड बॉय आए और उन्होंने ओमदेव को दबोच लिया। ओमदेव रोता रहा, छटपटाता रहा कि मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था। ओमदेव को रोता बिलखता छोड़ पूरा परिवार वापस आ गया। पूरे शहर वालों से, बिरादरी वालों से और रिश्तेदारों से यही कहा गया कि पापा बहन के पास गए हैं और वहीं रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। ओमदेव को अपने किए की सजा मिल रही थी। जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया, उससे भी कहीं ज्यादा उसको भुगतना पड़ रहा था। वो पागल ना होते हुए भी पागल खाने में बंद था। एक दिन कोई अपने मरीज से मिलने आया तो ओमदेव ने उसको अपनी बेटी का फोन नंबर देकर प्रार्थना करी कि इस नंबर पर फोन लगाकर मेरी बेटी से बात करा दो। मैं पागल नहीं हूं, पर मेरे बेटे बहू मुझे यहाँ पागल करार करके भर्ती करा गए हैं। बस एक बार आप मेरी बेटी से बात करा दीजिए। बेटी की आवाज सुनते ही ओमदेव फबक फबक कर रो पड़ा। ओमदेव ने सारी बातें अपनी बेटी को बताई। बेटी से पिता की पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई और वह उसी समय अपने पति के साथ पागल खाने वाले हॉस्पिटल के लिए निकल गई। दूसरे दिन जब वो अपने पिता को अपने घर लेकर आई तो ओमदेव ने वकील बुलाकर अपनी कोठी अपनी बेटी के नाम कर दी और साथ ही जीते जी अपना शरीर भी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। एनाटॉमी विभाग सारी प्रक्रिया की गई गवाह के तौर पर बेटी और दामाद के हस्ताक्षर। ओमदेव की बेटी ने भाइयों को खूब लताड़ लगाते हुए कोठी को खाली करने का आदेश दे दिया और साथ में यह भी कहा, पापा ने आप तीनों को अपनी कोठी से बेदखल कर दिया है और अपनी बेटी के नाम यह कोठी कर दी है। अब तुम लोगों के पास बहुत कम समय है, मेरी कोठी को 3 दिन के अंदर खाली कर दी जाए। ये नोटिस तैयार हो गई है। पापा जी मेरे साथ हैं, जिनको तुम पागल बनाकर जो अस्पताल में छोड़ आए थे वो एकदम ठीक और स्वस्थ हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे पापा हमेशा स्वस्थ रहें, पापा जी की लंबी उम्र हो और वो जब तक इस दुनिया में हैं तब तक मेरे साथ ही रहेंगे। और मुझे पापा की उस कोठी का भी लालच नहीं है, क्योंकि पापा चाहते कि वहाँ एक बड़ी सी धर्मशाला बने, इसलिए 3 दिन में कोठी खाली की जाए, वरना सारा सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। पापा ने यह भी लिखा है कि धर्मशाला तैयार होने के बाद एक एक कमरा मेरे नालायक बेटों को किराए पर दे दिया जाए, अगर वो हर महीने का किराया ट्रस्ट में जमा कर सकते हो तो। यह सुनते ही तीनों लड़कों के होश उड़ गए। थोड़े दिन बाद ही ओमदेव की मृत्यु हो गई। उसके शरीर को एनाटॉमी विभाग के लोग ले गए। लड़कों को कोठी खाली करनी पड़ी। ओमदेव गायत्री देवी धर्मशाला का निर्माण हुआ और उसकी ट्रस्टी बनी उसकी बेटी, और ओमदेव के तीनों बेटे किराए के मकानों में आज भी भटक रहे हैं। जैसा उन्होंने किया वैसा ही उनके साथ हुआ। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन ओमदेव ने अपने अंत समय में सही फैसला ले लिया था। ओमदेव के तीनों बेटों को किराए के मकानों पर दर दर भटकना पड़ गया। आज वे इतने लाचार हैं कि उनके पास रहने के लिए खुद का मकान भी नहीं था। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।